जिन्होंने एकदम से जैसे स्ट्रक्चर दिया तो पूरी साइंस के अंदर वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए एकदम। सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके थे रदरफोर्ड मॉडल से पहले जे जे थॉम्सन के मॉडल को और कैथोड के एक्सपेरिमेंट को विद 3D विजुअलाइजेशन के साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। देखिए, शुरू करते हैं। अपना कॉपी पेन उठाइए और हो जाइए। सो देखिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स को लेकर के एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, रदरफोर्ड अलाउड ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल डबली बॉन्डिंग हीलियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। आप 9th क्लास के स्टैंडर्ड को आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं कि स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल किस टाइप से था, बस आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देखना होता है इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Rutherford allowed a beam of fast moving alpha particle, okay, having positive charge to fall on a thin gold foil. He observed that, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब ये पॉजिटिव चार्ज से गोल्ड फॉइल के ऊपर डाले गए। देखो अब गोल्ड फॉइल की बात करते हैं, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, और कोई सी एल्यूमिनियम फॉइल जैसे होती है हम शादियों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो चूल्हे वगैरह होते हैं उनके चारों तरफ लगाने के लिए, तो यहाँ पर गोल्ड फॉइल ही क्यों ली गई, और कोई सी चांदी की या तांबे की, पीतल की, और कोई क्यों नहीं ली है। देखिए, गोल्ड के अंदर हाईली मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको सभी मेटल से सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक तरीके से सबसे पतली तरीके की फॉइल मिलती है। ये समझो आप कि एक तरीके से लगातार थाउजेंड, ठीक है, थाउजेंड, यहाँ पर अगर मैं एटम का परत ले लूँ तो इस तरीके से सिर्फ इतनी मोटाई होगी। एटम बहुत छोटी चीज हो, ठीक है, और सभी के अंदर लाखों करोड़ होते हैं, लेकिन इसको इतना पतला परत बनाई जा सकती है, गोल्ड की फॉइल बनाई जा सकती है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी मोटाई के अंदर सिर्फ 1000 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। इस टाइप की यहाँ पर गोल्ड फॉइल ली गई, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की गई। तो अब एक्चुअल में हुआ क्या, ये भी उस तरीके से ट्यूब का स्ट्रक्चर था जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल बौछार किए गए के अंदर। तो क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो क्या हुए, उसके अंदर से गोल्ड फॉइल के अंदर से स्ट्रेट पास आउट हो गए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से, ठीक है, और स्मॉल एंगल के ऊपर वो थोड़े से डिफ्लेक्ट होकर के पास आउट हो रहे हैं। उसके बाद वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापिस से रिबाउंड होकर के वहीं पर वापस मिल पा रहे हैं। तीन ऑब्जर्वेशन किए हैं, कुछ तो स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो गए इस गोल्ड फॉइल के अंदर से, कुछ वहां पर स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत सारे पार्टिकल्स के अंदर बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में जो कुछ पार्टिकल थे वो वापिस से रिबाउंड हो गए। तो देखिए इन तीन ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये आपका इसमें स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि यहाँ से कुछ एक पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो रहे हैं, कुछ एक पार्टिकल स्मॉल एंगल के ऊपर यहाँ पर डिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, ओके। उसके बाद में देखो कुछ एक पार्टिकल यहाँ से रिबाउंड करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, a few particles are slightly deflected, a few alpha particles bounce off the nucleus। इस तरीके से यहाँ से बाउंस ऑफ होकर के आते जा रहे हैं। चलिए आगे देखो। अब है कंक्लूजन फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब जो ये तीन ऑब्जर्वेशंस की गई हैं इनके बिहाफ पर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दिए थे वो स्टडी करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसकी है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी because most of the alpha particle pass through straight through the gold foil। गोल्ड फॉइल के अंदर से कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो गए थे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा स्पेस है। देखो बहुत सारा स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, जिसके अंदर से वो लगातार पास आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी उनके साथ में टकरा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ भी है वो टकराया नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट कंक्लूजन ये था। सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड के साथ में क्या कंक्लूजन निकला, द एटम हैड स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज because some of the alpha particles having positive charge were slightly deflected by small angles। देखिए, the atoms had a small nucleus having positive charge। यहाँ क्या है, एटम जो है उसके पास एक छोटा सा स्मॉल न्यूक्लियस है उसके बीच में। रदरफोर्ड को ही फादर ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो रदरफोर्ड द्वारा ही हुई थी।
बिकॉज ऑफ सम अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज पर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, क्योंकि वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ पार्टिकल्स क्या थे, अल्फा पार्टिकल्स से वो डिफ्लेक्ट हो गए थे स्मॉल एंगल के ऊपर। तो उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूजन ये निकाला कि उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस है, और पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से वो डिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को तो डिफ्लेक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। थर्ड है इसका ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ये जो न्यूक्लियस का साइज है उसे एटम के साइज के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, उसके सेंटर में जो पाया जाता है। बिकॉज एवरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू rebound and most of the positive charge and mass of the atom is in the nucleus, because very few alpha particles appear to rebound। उसमें कुछ बहुत लगभग समझो कि 2000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल वापिस से रिबाउंड हो रहा है। तो उन्होंने समझा यहाँ पर क्या कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है, इसीलिए छोटा क्योंकि वहां पर रिबाउंड जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी जो अल्फा पार्टिकल्स जो डाले गए पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वो रिबाउंड होकर के वापस आ गए। अभी तक देखिए जे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, तो अभी तक इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई थी तभी एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ प्रोटॉन नाम नहीं दिया गया अभी। उसके बाद न्यूक्लियस की खोज हुई है जे चैडविक द्वारा, जो बाद में अभी खोज करेंगे वो अब आगे आने वाली है, ठीक है। जे जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है और रदरफोर्ड द्वारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई है। उसके बाद जे चैडविक और वो साइंटिस्ट देखेंगे ई गोल्डस्टीन, ठीक है। तो देखिए रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, अब इन्होंने रदरफोर्ड ने ये सारे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट देखा हमने, उसके बाद इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, फिर इसका कुछ कंक्लूजन था, उसके बिहाफ पर इन्होंने किस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, आइए वो समझते हैं। एन एटम हैज ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, आपको यही लिखना होता है इस तरीके से जब आपको पूछ लिया जाएगा कि राइट द, ठीक है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताना, आपको मॉडल बताना है एटम इसका, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो देखिए क्या लिखना है। एन एटम हैज ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस at its center and most of the mass of an atom is in the nucleus। उन्होंने कहा कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को कंटेन करता है अपने सेंटर में, ये बात उन्होंने सही बता दी। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस, उसका लगभग पूरा जो भार होता है, मास होता है, वो कंप्लीट उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। यहाँ तक भी उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या कमियां रही हैं। चलो एक बार एक और इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर डिफरेंट ऑर्बिट्स, यहाँ तक भी सही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में चक्कर लगाते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, साइज के एटम के साइज के कंपैरिजन में, ठीक है ना, जो एटम का जो साइज है उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो कोई बात गलत ही नहीं है। जो आज जो हमने स्ट्रक्चर देखा है बोर मॉडल ऑफ एटम, उसके अकॉर्डिंग भी ये बात सारी सही थी जो इन्होंने उस टाइम पर ऑब्जर्व की थी। बट क्या खामियां रही थी वो भी तो समझेंगे ना। अब यहाँ पर क्या क्या डिफेक्ट रहे हैं, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ऑफ द एटम, देखिए any particle in a circular orbits would undergo acceleration and during acceleration the charged particle would radiate energy। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन सभी के पास में एक एनर्जी है, और वो एनर्जी से क्या कर रहे हैं, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक डेफिनेट रेडिएशन के साथ में, अब क्या होगा धीरे धीरे करके अपने रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, रेडिएट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, रेडिएशन को, तो रेडिएशन को प्रोड्यूस करेंगे तो एनर्जी उनकी कम होती जाएगी, और कम एनर्जी कम अगर होती जाएगी तो वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते जाएंगे, लगातार बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उन्होंने फिर ये अजीब सा स्ट्रक्चर दिया इस तरीके का कि वो एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है अपनी लगातार अपने अंदर से जो वो डिफ्लेक्ट करेगा, किस तरीके से रेडिएट करेगा एनर्जी को, तो फिर वो इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर जा करके और एक टाइम आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। बिल्कुल गलत बात, यही तो डिफेक्ट था क्या। सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लॉस एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम वुड बी अनस्टेबल, और एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर वो लगातार एनर्जी को रेडिएट करता है और इलेक्ट्रॉन यदि इस तरीके से घूम करके और वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो फिर तो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो ये जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी थी ये बिल्कुल सरासर गलत थी। ठीक है, वी नो डेट एटम्स आर स्टेबल, लेकिन हम तो जानते हैं ना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं वो बाद में स्टडी हुई तभी तो ये गलत हुए ना, उसके डिफेक्ट निकल के आए हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, उसके मॉडल के अंदर।
क्या डिफेक्ट निकले, उन्होंने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन से लगातार अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है और ऐसे रेडिएट करता करता एक टाइम पर जाकर के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और एटम जो वो अनस्टेबल है। तो उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर डिफेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट बताया, कंक्लूजन बताया था, ठीक है, डिफेक्टिव रिजल्ट दिया। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इस तरीके से आप समझ पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरीके का बताया है और इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, बीच में उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव न्यूक्लियस बताया, अभी प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव न्यूक्लियस बताया, ठीक है जी। और ये इलेक्ट्रॉन है वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ प्रेजेंट, ठीक है। और ये मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको इस तरीके का, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक टाइम पर जाकर के इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर में अट्रैक्ट हो जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि जो एटम होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ खामियां थी, इसका एक्सपेरिमेंट देखा हमने, इसके कंक्लूजन देखा, इसके ऑब्जर्वेशन देखी। तो इस तरीके से जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है वो आप क्लास 9 के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, अब आते हैं साइंटिस्ट सर नेल बोहर, जिन्होंने एकदम से जैसे स्ट्रक्चर दिया तो पूरी साइंस के अंदर वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए एकदम से कंप्लीट। यहां हम इस बोर मॉडल, हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई खामियां नहीं है, 9th क्लास में इसकी खामियां हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। 11th क्लास में जाने के बाद जब आप फिर से स्टडी करेंगे इनके बारे में, ढंग से डीप स्टडी करेंगे क्वांटम स्केल के ऊपर, तब यहाँ इसके ऊपर भी डिफेक्ट निकलेगा, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट पूर्ण रूप से ही सही हो सकता है ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना, वही चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं बोर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और होने वाली है आपकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और आइसोटोप आइसोबार के ऊपर। तो चलिए आज ये मॉडल और जरूर देख लेते हैं। देखिए, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम हैज ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये बात तो रदरफोर्ड ने बताई थी। एन एटम पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस, और जो मोस्ट ऑफ द मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही है, रदरफोर्ड के बातों के साथ मिल चुकी है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। यहाँ इन्होंने कुछ डिफरेंट किया, क्या उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो उसकी जैसी बात सेम है, ठीक है। स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट, उन अलग अलग ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा जाता है, ठीक है। अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगा, जिस तरीके से बीच में सन होती है, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं, जस्ट एज इट इज सेम इसी तरीके से, ठीक है। वो चक्कर लगा रहे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर डेफिनेट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। दीज ऑर्बिट्स कॉल्ड सेल्स या एनर्जी लेवल्स, उनको एनर्जी लेवल कहा जाता है, अपनी अपनी एनर्जी लेवल है, एनर्जी सेल्स उनको कहा उन्होंने, ठीक है। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, उन्होंने अपने आप से कोई लेटर उठा लिया, ऐसे ही के एल एम एन सेल। अब कहोगे सर के से स्टार्ट क्यों किया, ए बी सी डी से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। देखिए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनका ये मानना था कि मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, कल को जाकर के अगर इसके अंदर कोई और भी एनर्जी लेवल अगर आ जाए इससे कम, के से कम का, तो आप वहां पर उसका नाम रख सकते हैं के, इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो उन्होंने के से स्टार्ट कर दिया जनरली तौर पर, ऐसा माना जाता है। और भी कई थ्योरीज है इसके ऊपर, तो उन्होंने के ही फर्स्ट सेल को के नाम ही क्यों दिया, तो उसकी फर्स्ट सेल का नाम क्या होगा, के सेल। सेकंड सेल का नाम देखो, फर्स्ट सेल का नाम होगा के सेल, सेकंड सेल का नाम, ठीक है, एल, फिर थर्ड एम, फिर एन, तो के एल एम एन सेल उन्होंने यहाँ पर नाम दिया। और इसके बाद में एंड सोन तक लगातार सेल्स बढ़ती जाएंगे आगे, एन एम एन ओ पी क्या हुआ इस तरीके से, ठीक है। नंबर्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा। While revolving in the discrete orbits, the electrons do not radiate energy। यहां देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी जो रदरफोर्ड के मॉडल को भी गलत ठहरा देती है, क्या, while revolving in the discrete orbits, the electron do not radiate energy। जब ये इलेक्ट्रॉन इस अपने डेफिनेट ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा हो तो ये अपने अंदर से एनर्जी वो क्या रेडिएट नहीं करता, ऐसे रेडिएट थोड़ी कर देगा, कोई बाहर से भी तो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी ना। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझेंगे हम आगे कभी किसी क्लास के अंदर, 11th क्लास 12th क्लास के अंदर। तो इसका मतलब उन्होंने यही तो बताया, स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने अच्छे से शो कर दिया ना। रदरफोर्ड नहीं शो कर पाए थे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, उन्होंने बताया कि रेडिएट करता रहता है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को और एक टाइम पर जाकर के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाता है, और उसके हिसाब से तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो खत्म हो गया ना फिर, अगर इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करता करता अंदर जाके गिर गया। बट इन्होंने बताया कि वो जब रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम पर अपने एनर्जी को एमिट से नहीं करता, जिसकी वजह से एक एटम होता है वो स्टेबल है। उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो
ये इसका स्ट्रक्चर था, जो एक तरीके से डिफाइंड स्ट्रक्चर है कंप्लीटली। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिवली, देखो यहाँ पर प्रोटॉन की तो डिस्कवरी हुई थी कि जे चैडविक द्वारा, जो हम ये पढ़ रहे थे, और ई गोल्डस्टीन द्वारा जो बात कर रहे हैं, दो साइंटिस्ट जिन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की दोनों ने, तो उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि ये जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बारे में भी बताया है, यहाँ पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। ठीक है जी, उसके बाद में के एलिमेंट सेल, इन्होंने सेल्स बताई, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एटम्स। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया इलेक्ट्रॉन्स का, ये समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स थे अलग अलग एनर्जी सेल्स के अंदर, वो किस तरीके से डिफाइंड है, इन्होंने वो क्या बताया, चलिए वो देख लेते हैं। The distribution of electrons are in the different cell was suggested by Bohr and Bury। बोर और बरी द्वारा ये बताया गया, दो साइंटिस्ट आए हैं यहाँ पर, बोर एंड बरी के साथ में। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहते हैं, डिफरेंट सेल्स के अंदर। वो किस तरीके से सजेस्ट किया, द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट सेल। इन्होंने क्या रूल दिए हैं, वो रूल समझते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, लास्ट का जो पार्ट हमारा। अब ये ध्यान से देखिएगा इसको, देखो। The maximum number of electrons in a cell is given by the formula 2n square, where n is the number of cell 1 2 3 etc। देखिए उन्होंने 2n स्क्वायर का फॉर्मूला दिया, इसका मतलब क्या है, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कह रहा हमें, देखो आप समझ सकते हो इसको। उन्होंने बताया है कि अगर मैं n की वैल्यू कुछ भी लेता हूं, जैसे फर्स्ट सेल को लगा लो, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद अगर सेकंड सेल की बात करें, तो 2 इंटू में 2 रेज टू पावर 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो सेकंड सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। उसके बाद अगर बात करें, तो थर्ड सेल की बात करें हम, तो थर्ड सेल में देखो 2 इंटू 2 रेज टू पावर, यहाँ पर 3 रेज टू पावर 2 होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो जो थर्ड सेल होगी, पहली सेल के एम एन एन सेल के अंदर अगर हम बात करें, तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। अगर फोर्थ की बात करें, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ पर इस तरीके से 32 होंगे, 32 होंगे फोर्थ सेल के अंदर, एम एन सेल के अंदर। ठीक है, एम जो एम सेल है उसमें 18 और एन सेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन से एग्जिस्ट करेंगे। मैक्सिमम की बात की जा रही है, अभी 8 भी तो इसके अंदर डालेंगे ना, बट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उन सेल्स के अंदर, ये हम वो बात करें। फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन से सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगे। सेकंड के अंदर आएंगे 8, थर्ड के अंदर आएंगे यहाँ पर 18, और फोर्थ के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 32 ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट हर एक एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने सेल्स के अंदर, एक्सेप्ट फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ 2 ही अपने सेल्स को सिर्फ 8, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। उन्होंने सेकंड रूल में ये भी बताया है। तो फर्स्ट सेल में हमने इस तरीके से बताया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स और 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट सेल इज 8। हमने मैक्सिमम तो बता दिया, इस तरीके से सेल में एग्जिस्ट करेंगे, बट वो अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने से अपने अंदर कैरी करेगा, 8 करेगा। बार बार इसी बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, तब तो उसमें 2 8, ठीक है, उसके बाद 18 32 इस तरीके से आप डालते जाओगे। बट अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए वो फर्स्ट सेल में तो 2 ही आएंगे, वो तो सिंपल सी बात है, हम तो 2 ही से काम चला रहे हैं, अपना तो काम पूरा। पर अगर जो नेक्स्ट सेल्स हैं उसके अंदर सिंपल सी बात है, उनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल की बात करें, आउटर मोस्ट सेल के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जबरदस्ती हम डालें तो उसमें सिर्फ इस तरीके से 8 18 32 आएंगे। The electrons cannot be filled in a cell unless the inner cell are filled। इलेक्ट्रॉन्स देखो, जब तक अंदर वाले जो सेल प्रेजेंट है, जब तक वो कंप्लीटली फिल नहीं हो जाती, मिनिमम कितने 8, फर्स्ट में कितने 2, जैसे फर्स्ट सेल को लगा लो, फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है 1 है, तो फिर हम सेकंड सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वहां पर फिल नहीं कर सकते। ये रूल था। तो फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये इसके रूल रेगुलेशन थे। यहाँ पर क्या है, ये कंपोजिशन है किसकी, एटम के स्ट्रक्चर की। 18 एलिमेंट है, आपको ये 18 एलिमेंट आपको याद करके आनी है। अगली वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे किस तरीके से ये है। आप एक बार नाम देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इसके बाद कितना है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसके बाद पोटेशियम आएगा, पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम,
उसके बाद में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 20 एलिमेंट के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं जो आप अच्छे से पहले लर्न करने हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है, इसके बारे में हम डीप स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो में यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छे से पसंद आ रही है, ठीक है। चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।